Hi everyone, welcome in today's video. So आज हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गिवन इन योर इंडियन पॉलिटी एंड एवरी ईयर in UPSC prelims or in state PCS exam, there are a good number of questions they ask from this chapter. Even in JPSC mains exam, no, it's directly given preamble of the constitution, philosophy behind it. Okay, आपके JPSC मेंस में भी ये दिया गया है, preamble of the constitution, philosophy behind it. Okay, so we will discuss what is preamble, whether it is a part of the constitution or not, and we will try to understand each and every concept that is given in the preamble. Okay, so let's begin with first slide of this chapter. Okay, now in objective question they will ask you which of the following country was the first that start with the preamble. पहला कंट्री ऐसा कौन था जिसने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल मेंशन किया गया. तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल. ओके, प्रियम्बल है क्या? ठीक है, प्रियम्बल फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ओके, कॉल्ड प्रियम्बल, प्रियम्बलस. ओके, दिस इज द प्रियम्बलस. इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन. ओके, प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टार्ट विद द प्रियम्बल. उसके बाद मैक्सिमम कंट्रीज इस चीज को फॉलो किए, इवन इंडिया आल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिस. ओके, और प्रियम्बल का जो टर्म है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इट इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, each and every line, each and every word is important. So the term preamble here refer to the introduction. Introduction मतलब क्या क्या? किसी चीज का आप इंट्रोडक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू ओपन कोई बुक ओपन कर रहे हैं, सपोज आप हिस्ट्री की बुक ओपन कर रहे हैं, तो हिस्ट्री की बुक ओपन करने समय पहले आप प्रीफेस पढ़ते हो कि क्या दिया हुआ इस पूरे बुक में, आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ोगे, ये किस लिए रेलेवेंट है. ठीक है, सो सेम वे प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि कह सकते हैं कि समरी, कह सकते हैं समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर इफ एनी वन वांट टू स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, तो वो सिर्फ प्रियम्बल पढ़ लेगा तो उसको एक सिंपल मीनिंग पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली द गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट कंटेन द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, समरी क्या कर सकते हैं, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्या समरी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं. तो उन्होंने नोबडी हैव अ टाइम, ओके, उतना समय नहीं है किसी के पास कि वो सारे आर्टिकल्स को पढ़े और समझेगी व्हाट एग्जैक्टली गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप प्रियम्बल पढ़ो, एंड वंस यू विल हैव अ प्रियम्बल, ओके, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रियम्बल, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो प्रियम्बल को डिफाइन किए हैं. फॉर एग्जाम्पल एन ए पालकीवाला, एग्जाम में पूछ सकता हूँ अमंग द फॉलोइंग गिवन दिस स्टेटमेंट है. So N.A. Palkiwala, he was an eminent jurist and constitutional expert. He called preamble as the identity card of the constitution. उन्होंने preamble क्या क्या कहा कि preamble is the identity card of the constitution. Very very important है. For prelims में पूछ सकता है name of the person who, किसने ये statement को use किया, किसने कहा preamble को identity card of the constitution. तो N.A. Palkiwala, who was N.K. Palkiwala? He was an eminent jurist and he was a constitutional expert. उन्होंने कहा कि preamble is the identity card of the constitution. ओके, ये प्रियम्बल का जो इंट्रोडक्शन हुआ, इसका ओरिजिन कहां से हुआ? फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. सो प्रियम्बल ऑफ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड, हु इज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब स्टैब्लिश हुआ था फॉर राइटिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, जब पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को सेटअप किया गया था जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट बैठे थे, बी आर अम्बेडकर एंड ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, तो उस समय पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ड्राफ्टेड उन्होंने किया था कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी द पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉम 105 में जब फर्स्ट मास मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल एवरी ईयर इन मंथ ऑफ दिसंबर एनुअल मीटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ इंडिया का एक फ्यूचर तैयार करने में लगे थे कि वंस इंडिया विल गॉट इंडिपेंडेंस, वन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट कंट्री,
तो हम इस इंडिया इंडिपेंडेंस जब हो जाएगा तो हम ऐसा इंडिया देख रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, इक्वालिटी हो, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हो, ओके, गवर्नमेंट विल वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किसने किया था? ड्राफ्टेड भी किया था पंडित नेहरू ने, एंड पास भी किया था पंडित नेहरू ने, और उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्टेड किया था। ओके, सो इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 which added three new words: socialist, secular, integrity। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या चाहे यूपीएससी का पेपर हो, प्रीलिम्स में हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री वर्ड एडेड इन द प्रीएम्बल, ओके, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये भी पूछ सकते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट। बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड इट वाज पास्ड इन द इमरजेंसी जब हमारे कंट्री में 1975 में लगा था, जिसको कहते हैं डार्क फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगा हुआ था 1975 में, उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास हुआ था, और बहुत सारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे उसको अमेंडमेंट किया गया था। एंड दे एडेड थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड इन प्रीएम्बल: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। मतलब कि सोशलिस्ट करने का मतलब वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, एक पेज से मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू। ओके, नाउ विल मूव टू दी व्हाट एग्जैक्टली द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, you should know what exactly is mentioned. So how you can read the preamble? Okay, so preamble हमारे कंट्री में क्या है, किस तरह से we the people of India, जो we the people of India means this showing that power, okay, sovereign power, or we can say the entire power is in the hand of Indian people. Okay, formation of government, okay, because India represent a parliamentary democracy. Okay, we represent a parliamentary democracy. So parliamentary democracy में होता क्या है कि we choose our leader. Okay, we choose our leader with the help of universal adult suffrage. You know, those who are more than 18 year of age, they are eligible to participate in vote, और वोटिंग करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, चाहे वो एमपी हो और एमएलए हो। ठीक है, सो अल्टीमेट पावर किसके हाथ में? पीपुल ऑफ इंडिया के हाथ में। ओके, यहाँ के लोगों के हाथ में। सो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन। ओके, हम लोग, इसका मतलब क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया वी रिजॉल्व सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू, इंडिया को कैसा कंट्री बना रहे हैं? कैसा कंट्री बना रहे हैं? सोवरेन, सोवरेन बना रहे हैं, सोशलिस्ट बना रहे हैं। एंड नेम ऑल दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस में याद रखना जरूरी होता है, पूछ देता है कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ दे, या इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, कैन यू अरेंज द फॉलोइंग वर्ड as given in our Indian constitution। प्रीएम्बल में जिस तरह से दिया है, you have to arrange it। So sovereign, socialist, secular, okay, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizen, जितने भी सिटीजन है उन सारे सिटीजन्स को सिक्योर करना है। और इस तरह का इंडिया को देखा जा रहा है। इंडिया कैसा होना चाहिए? सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड? क्योंकि हम लोग जब एक बाई वन करके सारे मीनिंग्स को पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली विजिबल होगा, समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सोवरेन। ओके, देन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। किस तरह का जस्टिस चाहिए? सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, जस्टिस मतलब कि एवरीबडी शुड बी एलिजिबल, एवरीबडी शुड बी ओके एंजॉय द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ। जो भी हमारा ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा, जो भी रिसोर्सेज है हमारे कंट्री में, और जो भी देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। ओके, किसी तरह का गवर्नमेंट किसी में तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करे, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ओके, कास्ट, ओके, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजियन, इन सब बेसिस पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जस्टिस होना चाहिए। और जस्टिस कितना होना, कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब सोसाइटी में नो डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमी मींस एवरीबडी शुड बी इक्वल, ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पॉलिटिकल मींस एवरीबडी इज एबल टू एक्सेस द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ओके, देन लिबर्टी ऑफ थॉट, आपको लिबर्टी है कि आप अपने विचारों को जितना एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल है, आपके अंदर जितने भी आइडियाज आते हैं, यू कैन यूज योर आइडिया, यू कैन use your idea as for development of the country। expression, you can express your feeling, thought, okay, belief, faith and worship। okay, आपका जो belief है, आपका जो faith है और worship है, you can express as in your
ओन वे। ओके, तो ये लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। उसके बाद बताया गया इक्वालिटी के बारे में कि हमारा इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस एवरीबॉडी हैव द सेम स्टेटस। ओके, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मींस जो महाराजा राज घराने जैसे जो चीज पहले के जमाने में होते थे, महाराजा और राजा जैसे जो टाइटल्स होते हैं, लाइक एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, फंडामेंटल राइट में दिया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आज के समय कोई ऐसा टाइटल्स यूज नहीं कर सकता है। तो स्टेटस एवरीबॉडी इज इक्वल। Opportunity means everybody can able to access opportunity. Okay, like merit basis पे अगर आपके अंदर मेरिट है तो आप you can able to sit okay the supreme supreme chair of our country, like prime minister आप बन सकते हैं, president बन सकते हैं, you participate, you become IAS officer, IPS बन सकते हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मतलब किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन को दिया नहीं गया, एवरीबडी विल एबल टू एक्सेस इट एंड टू प्रमोट अमंग देम, और सब में प्रमोट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टिकुलर सेक्शन को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, देयर इज अ प्रमोशन अमंग देम ऑल। देन फ्रेटर्निटी की बात है, फ्रेटर्निटी मींस ब्रदरहुड। ओके, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, एवरी इंडिविजुअल हैव देयर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके साथ डिग्निटी होना चाहिए, अपना कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए। ओके, एक अच्छी जिंदगी जीने का हक सबको है। तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यूनिटी भी होना चाहिए, हमारे कंट्री में यूनिटी भी होना चाहिए, बिकॉज यू नो इंडिया रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के मामले में बात करें तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजन डाइवर्सिटी, ओके, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आवर डाइवर्सिटी को एक यूनिटी में, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। ओके, इंडिया का सबसे अच्छा ब्यूटी क्या है, इट रिप्रेजेंट अ वेरी गुड ओके डाइवर्स कल्चर। डिस्पाइट डाइवर्सिटी वी ऑल फॉलो वन कॉन्स्टिट्यूशन, we have a single citizenship. Okay, everybody able to access their right. Integrity of the nation means हमारे कंट्री का इंटीग्रिटी मीन्स हमारे कंट्री का क्या एक मर्यादा है, उसको भी हमें बनाए रखना है। ओके, लास्ट फेज में दिया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। याद रहे डेट क्या मेंशन किया है, 26 नवंबर 1949। ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडियन प्रियम्बल वाज ओके अडॉप्टेड। So hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। मतलब जो प्रियम्बल है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, और इस डे को हम प्रियम्बल अपने आप को मतलब अपने कंट्री के लोगों को सौंपते हैं, जहां पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी पूरी तरह से दिया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये प्रियम्बल का जो पूरा टेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी सम टाइम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इंटरव्यू में पूछा जाए कैन यू से इंटायर प्रियम्बल। ओके, प्रियम्बल उससे भी कई कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा डेट को अडॉप्ट किया, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ओके, जस्टिस, लिबर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसको आप पढ़िए मत, इसको समझिए भी, इसको एनालिसिस भी कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग एंड यू कैन कनेक्ट विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स आल्सो। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल्स को कनेक्ट भी किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का इंग्रेडिएंट क्या है, द प्रियम्बल रिवील 4 इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट। ओके, देयर आर 4 इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट है प्रियम्बल का। क्या क्या है, पहला जो पहला इंग्रेडिएंट है वो इसके बारे में बात करेंगे, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ओके, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जब प्रियम्बल स्टार्ट किए थे पढ़ना, उसी में लिखा था वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो अथॉरिटी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया। हमारे मतलब कि यहाँ के लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ पावर टू चूज a representative. Okay, they can select which political party will represent the entire country। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहेगा ये कौन डिसाइड करता है, बाय द इलेक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन पीपल विल डिसाइड। ओके, देन सेकंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कैसा इंडिया एज अ कंट्री, जैसे कहते हैं मोनार्कियल फॉर्म गवर्नमेंट है, या कह सकते हैं कि सोशलिस्ट पैटर्न, किस तरह का सोशलिज्म है, किस तरह का गवर्नमेंट है, किस तरह की इंडियन स्टेट है। सो इंडिया रिप्रेजेंट सोवरेन, सोवरेन means nobody is above। Okay, sovereign means it decide its own internal and external policy without okay consulting any external body or any international institution। तो sovereign है। दूसरा सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ओके, सोशलिज्म, एंड here also we will discuss about how socialism can we say ये सेम सोशलिज्म जो कि यूएसएसआर में था, और यूएसएसआर से डिफरेंट सोशलिस्ट है।
सेक्युलर है, मीन्स वी रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी यहाँ पर। एंड रिपब्लिकन पॉलिटी है, मीन्स इन इंडिया नॉट रिप्रेजेंट अ मोनार्कियल फॉर्म गवर्नमेंट, मीन्स every political party, everyone have a chance to become a prime minister। तो राजा का बेटा राजा सिर्फ नहीं बनेगा इंडिया में, कोई भी बन सकता है जिसके पास सत्ता हाथ में हो, जिसके पास मेजोरिटी होगी वो बनेगा। मेजोरिटी ऑफ द पार्टी का जो लीडर होगा दैट विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किस तरह की सोसाइटी, किस तरह का इंडिया में लोगों को किस तरह का रिप्रेजेंट किया जाएगा? सो इट रिप्रेजेंट अ जस्टिस। ओके, जस्टिस होना चाहिए सबके साथ। हम लोगों ने पढ़ा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ थॉट, ओके, इक्वालिटी सब में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एंड फ्रेटर्निटी होना चाहिए, ओके, ब्रदरहुड, भाईचारा सब में होना चाहिए एक दूसरे को। जैसे कि आज के कॉम्युनल वायलेंस होता है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये सब क्या है? दे ऑल आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो और जो आसपास के पीसफुल इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, वायलेशन हो रहा है उस सारी चीजों का। तो फ्रेटर्निटी को अभी क्या, फ्रेटर्निटी को हमें और मजबूत करना है, ओके, बाय स्प्रेडिंग हार्मनी अमंग ईच एंड एवरी रिलीजियंस, ओके, ईच एंड एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट अदर रिलीजियंस, अदर फीलिंग्स, थॉट, रेस्पेक्ट देयर फंडामेंटल राइट, लिबर्टी, ओके। उसकी वजह से तभी जाकर फ्रेटर्निटी हो पाएगा, तभी वजह कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में एक भाईचारा देखने को मिलेगी हर जगह, ओके। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड कब हुआ है? ऑन 26 नवंबर 1949। ये डेट हमेशा आपको याद रखना है। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। सोर्स क्या है, नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट वी कैन से इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रीएम्बल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। जैसे कि फर्स्ट वी टॉक अबाउट सोवरेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म सोवरेन? तो सोवरेन का मतलब हो गया, इट इंप्लाइज इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। कहता है कि सोवरेन का मतलब हुआ है, जो हमारे प्रीएम्बल में दिया, सोवरेन का मतलब हुआ है जब, ओके, इट मींस वी आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री और नॉट डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। ऐसा नहीं है कि किसी किसी कंट्री से पे हम डिपेंड नहीं है और किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आकर हम अपना फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी नहीं बनाते। हमारे कंट्री में जो बजट आता है, ओके, बजट जो रिप्रेजेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें क्या होता है कि भी हाउ मच money should be allocated to agriculture sector, how much money should be allocated to defense sector, how much money should be allocated to education sector. This we are not discuss with any other country। ये हमारा खुद का अपना इंटरनल पॉलिसी है, तो हम किसी से डिपेंड नहीं है, ना किसी के सुझाव पे हम अपना ये सारे पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। दिस वी आर इंडिपेंडेंट। हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारा फॉरेन पॉलिसी, हम इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए, इंडिया का रसिया के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, इंडिया का यूएसए के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूएसए बोलेगा, अगर यूएसए और रसिया में अगर किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यूएसए और चाइना में किसी तरह ट्रेड वार चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चाइना के साथ अपना रिलेशन खराब कर दे, ओके, बिकॉज इंडिया फॉरेन पॉलिसीज डिपेंड ऑन आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। हमारा खुद का नेशनल इंटरेस्ट क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो दिस इज व्हाट मेक इंडिया सोवरेन, ओके। वी आर नॉट dependent or not so dominion of any other country, we are independent state, so there is no authority above it and it is free to conduct its own affair both internal and external। so remember sovereign मतलब हो गया not only external policy, include also internal। तो internal और external दोनों हम पॉलिसी को अपना एक तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट कंसल्ट एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। सो दो इन 1949 में क्या हुआ, जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 1940 में इंडिया डिक्लेयर्ड अ फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन, ओके, कॉमनवेल्थ नेशन। तो ऐसा होने से ये नहीं है कि ब्रिटिश क्राउन को हम लोगों ने एज अ हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ माने, तो इसका मतलब ये कि ब्रिटिश क्राउन हमारे कंट्री की पॉलिसीज में इंटरफेयर करेंगे, हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे। क्योंकि 1947 के बाद से आपको पता है कि देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स, ओके, देयर वाज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ओके, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल बाउंड्री ऑफ द स्टेट, ओके। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे कंट्री में, तो उन सारे चैलेंजेस को हमारे कंट्री के जो लीडर्स जो थे, जवाहरलाल नेहरू, ओके, यू एबल टू सॉल्व ऑल दिस विदाउट कंसल्टिंग एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो कॉमनवेल्थ का हेड होने से ब्रिटिश क्राउन अगर कॉमनवेल्थ का हेड है, तो ये नहीं कि हमें वो डायरेक्शन देगा कि आप अपना इंटरनल पॉलिसी ऐसे रखो, एक्सटर्नल पॉलिसी ऐसे रखो, ओके। इवन आवर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन, मतलब कि हम कहीं विदेश में या कहीं भी हमारा फॉरेन रिलेशन है, दैट ओनली विल डिसाइड बाय दी आवर ओन गवर्नमेंट, ओके। फर्दर इंडिया मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से ये भी नहीं करता है कि हमारा सोवरेनिटी को वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है और लिमिटेशन कर रहा है।
तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना मीन्स हमारे लिए एक है कि वी आर द पार्ट ऑफ सब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इससे ये नहीं हो कि यूएनए जो भी ये बोलेगा इंडिया को कि भाई आप अपने पाकिस्तान के साथ संबंध सही रखो, पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टेरिटरी है तो उसको कम्प्लीटली छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। वी दिस डिपेंड ऑन आवर ओन प्रिंसिपल, आवर ओन ओके इंटरेस्ट, ओके, और आवर ओन सिटीजन्स इंटरेस्ट, कि क्या हमारे कंट्री का इंटरेस्ट है, ओके। So being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of a territory in favor of the foreign state. Okay. तो sovereign state मतलब क्या कि हम किसी भी अदर कंट्री के टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, और किसी पार्टिकुलर टेरिटरी, अपना खुद का टेरिटरी किसी अदर कंट्री को दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा खुद का पॉलिसी से, ये किसी एक्सटर्नल और किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के इन्फ्लुएंस में आकर हम लोग नहीं करते, ये हमारा खुद का अपना डिसीजन होता है। दैट्स कॉल्ड सोवरेन, ओके। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड है, दिस वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी दैट इज गिवन इन आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब 1976 में ये वर्ड ऐड हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि 1976 के बाद से ही हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी के बारे में बात करने लगे। ये ऑलरेडी इज गिवन इन आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, and you know DPSP is the one of the important part of Indian Constitution. It was adopted on 26 November 1949। मतलब कि शुरू में से ही हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। इवन आबादी सेशन जो कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था 1955 में, उसमें भी हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया था कि इंडिया शुड बी अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ओके, सो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी दो टाइप का सोशलिज्म हो जाता है यहाँ पर, जैसे एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा होता है एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ओके, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म दोनों में से कैसा इंडिया में सोशलिज्म है? ये दोनों सोशलिज्म के ही दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है। तो इंडिया में हमारा क्या है, वी हैव अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वी आर नॉट फॉलो यूएसएसआर प्रिंसिपल। यूएसएसआर किसको फॉलो करता था? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में। कम्युनिस्टिक मींस वेयर पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक, ओके, यू कैन से ओनरशिप, public ownership was most important, means public ownership, no private interference, no any private institution will be participate. Public means government will be owner of each and every industries. There is no any scope of any private institution. वो हमारे कंट्री में क्या है, we follow mixed economy approach where both public and private okay work together and coexist side by side. तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि काफी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, लाइक एटॉमिक पावर, रेलवे, ओके, डिफेंस, ये सारे ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट की कंट्रोल रहेगी। बाकी जो डेली प्रोडक्ट यूज है, ओके, दैट विल बी गिवन टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, जहां पर गवर्नमेंट इज ओनली ओनरशिप, ओके, प्राइवेट पब्लिक एसेट ऑल owned by the government। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच है, ठीक है। Also सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पॉवर्टी, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारा ये भी सपोर्ट करता है कि वी हैव टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, ओके, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिजीजेज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये सारे चीज को इफ इंडिया वांट टू अचीव ऑल दिस ऑब्जेक्टिव, देन वी मस्ट हैव अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मतलब हो गया कि well government will decide how much should be produced, how which section of society should be given priority, which should be not। हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कुछ पार्ट पब्लिक की ओनरशिप है, कुछ प्राइवेट की ओनरशिप है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी पॉवर्टी खत्म होगी, इग्नोरेंस जो है, ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ का बारे में बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ विल बी इजिली अचीवेबल, ओके, डिजीज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इंडियन सोशलिज्म इज ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। तो मार्क्सिज्म क्या कहता है, मींस वर्किंग क्लास, ओके, डिप्रेस सेक्शन, ओके, वीकर सोसाइटी को भी ध्यान दिया जाए। और गांधी कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी हैपन इन रूरल एरियाज, ओके, रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं कि रूरल इंडस्ट्रीज लाइक कोऑपरेटिव सेक्टर, विलेज पंचायत, ओके, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, विलेज पंचायत, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो दोनों का मिक्स है, इंडियन सोशलिज्म इज अ मिक्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, बट ज्यादा अलाइन किसकी तरफ है, गांधीयन सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट की तरफ नहीं है। मार्क्सिस्ट तो एकदम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में, ओके, नो कंप्लीटली अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, दोनों मिक्स है, ओके, एंड गांधीयन प्रिंसिपल को हम लोग इसलिए अडॉप्ट किए कि यस, रूरल पॉवर्टी इज वेरी हाई इन इंडिया, rural population is very high in India, so in that case we will able to set up more and more industry in rural area, okay। Even our new economic policy that talk about liberalization, privatization and globalization has however diluted the social credential of the Indian state। जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या था, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वेयर वी गिवन अ मोर okay importance to FDI, foreign direct investment,
वी गिवन मोर, प्राइवेटाइजेशन होने लगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म जो है वो डायल्यूट किया, लेकिन उसके बाद मींस आवर गवर्नमेंट एबल टू manage very effectively. Okay, so that weaker section of society should also able to get a chance and enjoy the benefit. ऐसा नहीं है कि सिर्फ one section of society enjoyed only. Then third important बात करते हैं secular. Secular मतलब हो गया this term is also added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ठीक है, ये भी ऐड हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि 1976 के बाद इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री. ओके, इवन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, आपको पता है कि इंडियन जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो जब पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ द इंडिया, ओके, सो पाकिस्तान कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओके ना रिलीजियस प्रिंसिपल. तो जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी के ऊपर हुआ था. मींस दोस पार्ट ऑफ इंडिया वेयर मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, दैट विल बी बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, तो वो इंडिया मतलब हो जाएगा. तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस के समय हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ओनली रिप्रेजेंट अ सेकुलर स्टेट. We are not going to give importance to any one particular religion. Okay, we will represent all religions. Although Pakistan means it was established on the basis of religious majority, means only Muslim will be the part, Muslim majority will be the part of the Pakistan country. Okay, लेकिन हमारे कंट्री में क्या था, सेक्युलरिज्म शुरू से देखने को मिला है. Even in our fundamental right from Article 25 to 28, this giving a guaranteeing to the fundamental right of freedom of religions. Okay, every religions have a right to participate. Okay, you can do profess, practice, okay, any as your manner to religions. आप अपने गॉड को जैसे वर्शिप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, तो हमारा कंट्री शुरू से सेक्युलर था. सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ प्रीएम्बल में जो कि मिसिंग था. तो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस वाज मिसिंग, ब्लडर मिस्टेक हुआ था. प्रीएम्बल जब लिखा रहा था उस समय फ्रीडम जो एक्सपर्ट बॉडीज थी, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इस वर्ड को ऐड नहीं किया. एक तरह का मिस्टेक था, लेकिन हमारा कंट्री सेक्युलर रिप्रेजेंट शुरू से कर रहा है. अब इसको ऐड होने से क्या हो रहा है कि नाउ वी कंप्लीटली रिप्रेजेंट ओके इन प्रीएम्बल. जैसे कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा गया, तो वहां पर एक हो गया कि यस, इंडिया इज आल्सो अ सेक्युलर कंट्री. ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडी द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. दैट इज व्हाट इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं, मींस all religion in our country irrespective of their strength have same status, support from the state. Okay, government will support each and every religions equally. ऐसा नहीं कि किसी एक particular religion को हम लोग promote कर रहे हैं और किसी दूसरे religions को completely deny कर रहे हैं. Okay, this is called a positive concept of secularism. Then fourth point is called as democratic. What is democratic? A democratic polity stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people. जैसे डेमोक्रेसी क्या है हमारे कंट्री में, इट रिप्रेजेंट अ पावर इज इन द हैंड ऑफ द पीपल. नाउ इंडिया रिप्रेजेंट अ parliamentary democracy. It is a representative parliamentary democracy under which executive is responsible to the legislature for all its policies and actions. तो आपको पता है कि लेजिस्लेचर ओके लाइक पार्लियामेंट इंक्लूड लोकसभा, ओके, लोकसभा और राज्यसभा. सो लोकसभा में जितने भी, जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी, वो द पॉलिटिकल पार्टी विच बिकम द सुपर मेजोरिटी आती है, दे फॉर्म द गवर्नमेंट. मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है एंड दे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. मींस पीपल हैव अ पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन. ठीक है, वो किसी को चूज कर सकते हैं, किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं और दैट पर्सन विल फॉर्म द गवर्नमेंट. तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं डेमोक्रेसी के हमारे कंट्री में, जैसे कि बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, लाइक एवरीवन हु इज मोर देन 18 ईयर ऑफ एज they can participate in a okay voting right है सबके पास. पीरियोडिक इलेक्शन एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं हमारे कंट्री में, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं. रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ. ओके, एवरीबॉडी इज नोबडी इज अबव द लॉ. ओके, लॉ सबके लिए एक है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है. दे हैव अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ऐसे कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का एक्शन होगा, दैट इज that if they make any policy in okay law that is unconstitutional or violate the fundamental right of the citizen, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा और वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड लाइक मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स. सो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लाइक रिलीजियन, रेस, ओके, क्लास, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे चीजों से हम हमारे गवर्नमेंट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है. मींस एवरीबॉडी हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एंड दे एबल टू एक्सेस द गवर्नमेंट सर्विसेज. Okay, the term democratic is used in the preamble broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. तो डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है. ओके, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी.
तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, जैसे कि वी रिप्रेजेंट आवर ओन गवर्नमेंट, ओके, वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। सोशल डेमोक्रेसी मतलब हो गया द व्हाट द सोशल डेमोक्रेसी मीन, so it means a way of life which recognize liberty। सोशल डेमोक्रेसी मतलब आपको लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी है। अब ये तीन वर्ड जो है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दे ऑल थ्री वर्ड्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। किसी ये तीनों को अलग अलग वे में नहीं देखा सकता। अगर आपके पास इक्वालिटी है तब आप लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं एंड फ्रेटर्निटी को एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास फ्रेटर्निटी सिर्फ फ्रेटर्निटी है और इक्वालिटी नहीं है, तब वो सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, so principal liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate item in a trinity। It's not a separate item, they all are the part of the same, okay, same organ। कह सकते हैं कि एक सेम ऑर्गन, एक सेम बॉडी के थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों रहेंगे तभी जाकर सोशल डेमोक्रेसी ट्रू वे में यू एबल टू एंजॉय। ओके, दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर एक को हटाते हैं, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी देते हैं, इक्वालिटी नहीं देते हैं, तो you will not able to enjoy a social democracy। You are not representing a true social democracy। So liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty। Okay, nor can liberty and equality be divorced from fraternity। ये दोनों को fraternity से, brotherhood से भी नहीं हटाया जा सकता है। If we talk about okay maintain a peaceful environment, communal violence ना हो, तो उसमें क्या है कि you have to understand others, okay, status also, other culture, other okay motives, okay, other means उसका जो कहते हैं their thought expression, we have to give respect there। okay, so equality without liberty would kill individual initiative। okay, then same context सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा the constitution envisioned to establish egalitarian social order in rendering to every citizen social, economic, political justice in social and economic democracy of भारत रिपब्लिक। okay, so egalitarian society we want, equality होना चाहिए, एवरी सिटीजन वेदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलना चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होना चाहिए, मींस एवरीबॉडी शुड एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज। ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, दैट इज ओके, मींस एवरी जॉब इज ओपन टू एवरीवन। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर जॉब एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है और उस जॉब को कोई और नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं। तो दैट कम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। Now let's understand what is republic। Republic means in our preamble indicate that India has elected head। okay, so होता है क्या कि मोनार्कियल, एक आप समझते मोनार्की, मोनार्की मतलब हो गया जैसे ब्रिटेन में आप देखते हो मोनार्की है, मींस कि किंग जो है उसका बेटा फिर किंग बनेगा, उसका बेटा फिर किंग बनेगा, मतलब दिस इज व्हाट ना फिक्स्ड, कि कौन राजा बनेगा ये कंप्लीटली फिक्स्ड है। हमारी कंट्री में क्या है, रिपब्लिक है, मींस देयर इज नो anyone, any family is fixed, this only family will sit the throne of the country। जो भी राजा महाराजा का सीट होगा दैट विल बी ओनली प्रेसिडेंट, और ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग बनेंगे और इसी फैमिली के मेंबर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो हमारे कंट्री में क्या, द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट दैट इंडिया हैज इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। वी हैव अ प्रेसिडेंट दैट इज इलेक्टेड, ऑल्दो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, लेकिन कौन करता है इलेक्शन, प्रेसिडेंट का। इलेक्टोरल कॉलेज जब प्रेसिडेंट का पढ़ोगे तो उसमें है कि ऑल द मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ओके, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो दे ऑल चूज द प्रेसिडेंट। तो इन सभी को लोगों को लोग पीपल ऑफ इंडिया हम लोगों ने चूज किया, चुना है, तभी जाकर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बने हैं, और वो फिर बाद में प्रेसिडेंट को चूज करे। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल के लिए चूज होंगे, उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा, मे बी फिर से ये फिर से बन सकता है प्रेसिडेंट या कोई और बनेगा। ओके, सो देयर इज नो एनी फिक्सेशन कि एक ही आदमी बनेगा प्रेसिडेंट हमेशा, ऐसा नहीं है। एंड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन okay, power is in the hand of the people। A republic also means that two more things, one, vesting of political sovereignty in the people and not a single individual like a king। मतलब कि जो political sovereignty है, this is given in the hand of the people, means people will choose okay their representative, चाहे वो president or prime minister, this is the what power is given in the hand of the people। okay, दूसरा क्या है, absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination। कोई इस सारे पब्लिक ऑफिस लाइक जो भी बात करते हैं, एमपी हो, एमएलए हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, काउंसिल मिनिस्टर हो, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। देयर विल बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन whether you belong to the particular depressed class or what if you belong to the particular religions। if you are disabled then you are not eligible to be a part of this government institution, ऐसा कुछ नहीं है, everybody is equal, everybody able to access the government offices without any discrimination। this is what is given in a republic। तो रिपब्लिक के दो मीनिंग है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। देन बात करते हैं जस्टिस। जस्टिस के हमने बात किया मींस
three important justice: social, economic and political. Okay, and that is given in fundamental right and directive principle. तो फंडामेंटल राइट्स में क्या दिया है कि वेयर हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ. ओके, जिस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, रिलीजियंस है, ओके, इक्वालिटी है, ओके, यू कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ये आपका फंडामेंटल राइट मीन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, सॉरी जो जस्टिस है, वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के थ्रू दिया गया. Although DPSP is non-justiciable in nature, but it given a directive principle, it given the fundamental in the governance of the country. That is, whenever any state or government is going to make a policy or program, it always consider what is mentioned in directive principle state policy. Okay, उसके प्रिंसिपल को फॉलो करके वो प्रोग्राम और पॉलिसी अपना तैयार करे. तो सोशल जस्टिस मीन्स क्या हुआ? इक्वल ट्रीटमेंट. सोशल जस्टिस मतलब क्या? इक्वल ट्रीटमेंट गिवन टू एवरीवन. ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, religion, sex, so on. It means absence of privilege being extended to any particular section of society and improvement in condition of backward classes. ऐसा नहीं सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इंप्रूवमेंट भी करना है. जो लोअर सेक्शन सोसाइटी है उनको अपलिफ्ट करना है. लाइक मंडल कमीशन आया जिसमें कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है. देन आल्सो इट इंक्लूड SC/ST नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ओके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ओके, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. ये सारे क्या है? दिस आर द सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिक्लेयर किया ताकि जो वीकर सोसाइटी है उसको किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, उसको किस तरह से प्रॉपर वे में राइट प्रोवाइड किया जाए. दैट इज गिवन इन आवर सोशल जस्टिस. ओके, देन व्हाट इज गिवन इन इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस मैंने बात किया जैसे कि नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो उसको आप एग्जाम में यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकता. अगर किसी का फैमिली इनकम, अगर यूपीएससी ऐसा गवर्नमेंट बोले कि किसी का फैमिली इनकम अगर ईयरली, कोई अगर ऐसा परिवार है जो कि ईयरली 10,000 से कम कमा रहा है तो उसके बच्चे यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकते. ऐसा अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है तो दैट विल कंप्लीटली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इकोनॉमिक फैक्टर्स आप कभी भी डिसाइड नहीं करोगे whether a person will be part of this institution or not. It involves the elimination of, okay, granting inequality in wealth, okay, glaring inequality in wealth and income and property. Okay, glaring means basically means elimination of glaring means inequality नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वन पार्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी को सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी सोसाइटी को कुछ नहीं मिल रहा. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इनकम एंड प्रॉपर्टी. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ओके, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को दोनों को मिलाकर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. मतलब कि यस, दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन डिस्क्रिमिनेशन ना हो और गवर्नमेंट की जो भी है रिसोर्सेज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सब में. Then political justice implies that all citizens should have equal political right, equal access to all political offices, and equal voice in the government. Okay, जैसे कि you have a grievance, you don't like government policies and program, you can go and speak. Okay, you have a freedom of speech and expression. You can write in newspaper. You can protest. Okay, protest कर सकते हैं. तो political justice है equal access to all political offices. ऐसा नहीं कि those who are only be part of the पॉलिटिकल कम्युनिटी वो सिर्फ एमएलए एमपी बन सकते हैं. आपके पास भी राइट है, आप भी बन सकते हो. ओके, लेकिन आज के समय क्या है कि तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है इलेक्शन के में, तो बहुत सारे लोग नहीं पार्टिसिपेट करते. दैट्स व्हाई ओनली सम पार्टिकुलर कम्युनिटी ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं. कुछ लोग के पास, जिनके पास बहुत पैसे है, वही पॉलिटिकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं. पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि दोज हु आर मोर देन 21 ईयर ऑफ एज आर एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ you can contest the election of the Lok Sabha and Legislative Assembly. Political office equal voice in the government. आपके equal voice in the government है. So idea of justice, so that is social, economic and political. ये जो concept है social, economic and political justice हमने कहाँ से derive किया है? Taken from the Russian Revolution 1917. Then liberty. What is liberty? Liberty of thought. जैसे हमने पढ़ा कि it is a absence of restraint. Nobody can stop you. You can express your talent. आपके अंदर जो भी creativity है, आपके पास जो भी इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, यू कैन एक्सप्लोर. ओके, यू कैन यूज इट. ओके, आपको किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को क्रिएट करना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना, यू कैन डू वट एवर कम इन योर माइंड. ओके, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज. ओके, देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी. गवर्नमेंट इज आल्सो लाइक, अब देखो बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, गवर्नमेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है कि जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन अर्न योर ओन ग्रोथ. The preamble secure all citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship through fundamental right enforceable in the court of law in case of violation. तो fundamental right क्या है? It is a justiciable. अगर आपको fundamental right violation होता है तो you can under article 32, okay, you can directly file a writ in Supreme Court, and article 224
अंडर आर्टिकल 24 यू कैन गो टू हाई कोर्ट इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। तो ये जस्टिसेबल है, आपको पूरा गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको आप अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर सकते हैं, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। ओके, दिस इज व्हाट इज गिवन। So liberty is elaborated in the preamble is very essential for the successful functioning of the Indian democratic system. तभी जाके आप डेमोक्रेसी को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। यू कैन वट एवर यू वांट, ओके, इफ यू आर गुड इन मेडिकल लाइन सो यू स्टडी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वन थिंग आल्सो यहाँ पर मेंशन किया कि लिबर्टी मतलब ये नहीं होगा, इट्स नॉट गिविंग यू लाइसेंस, आपको ये लाइसेंस नहीं दे देता कि यू कैन डू वट एवर कम इन योर माइंड। ओके, यू कैन डू वट एवर कम इन योर माइंड, इट्स नॉट गिविंग लाइसेंस। ओके, यू शुड गिव respect to others liberty. Okay, and it is in brief, the liberty conceived the preamble of our fundamental right is not absolute but qualified. तो गवर्नमेंट इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के समय आप यू विल नॉट गो आउटसाइड, लाइक कोविड-19 के समय में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि यू हैव नॉट गो आउटसाइड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये भी हमारे प्रीएम्बल में कहां से लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। ओके, 1789 1799। Now talk about the equality. What is equality? Means absence of a special privilege or any section of society and the provisions of adequate opportunity for all individual without any discrimination. मतलब कि special privilege like abolition of titles, Article 17. Okay, Article 17 of Indian Constitution talk about abolition of titles like महाराजा, राजा, इस तरह के जो राज दरबार, इस तरह के जो titles थे that completely okay eliminated. Okay, now you will able everybody is equal. Okay, सबको equality status है and there will be adequate opportunities given to everyone without any discrimination, किसी तरह का discrimination नहीं है, सबको opportunity है कि you can participate, okay, in government offices. So it secure preamble secure all citizen Indian equality of status and opportunity. So this provision embodies three dimensions of equality called civic, political and economic. Okay, same है, equality political democracy होना चाहिए, political equality होना चाहिए, economic equality होना चाहिए and also your civic. Okay, तो इसमें क्या क्या इक्वालिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिए, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है, ठीक है। देन आर्टिकल 15 टॉक अबाउट प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, ओके, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, सॉरी आर्टिकल 18 हमें दिया हुआ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, राइट टू इक्वालिटी में बात करते हैं कि दिस इज इक्वालिटी मींस दिस इज व्हाट इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू एवरीवन एंड स्पेशल प्रिविलेज जो है किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। So there are two provisions in the constitution that ask to achieve the political equality. First, Article 325. It talk about no person is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on ground of religion, race, caste or sex. मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो person electoral roll means you can't participate in voting because you belong to particular religion, because you belong to particular race, caste or sex. Okay, gender basis पे, as basis पे आप किसी को नहीं मना कर सकते। Everybody have a right to participate and voting. Okay. सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस एडल्ट सफरेज, मतलब कि दैट विल बी द इलेक्शन जो भी होगा लोकसभा और स्टेट असेंबली का, दैट विल बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज मींस दोज हु आर मोर देन 18 ईयर ऑफ एज। ओके, 18 ईयर ऑफ एज जितने लोग हैं सबका इलेक्शन, मतलब दे ऑल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। एक ही कंडीशन है कि 18 ईयर ऑफ एज, बस, बाकी किसी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ओके, इवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 टॉक अबाउट द मेन एंड वुमेन आर इक्वल, there is a gender equality and adequate means of livelihood and equal pay for equal work. जिस तरह से एक मेल और मेल मेंबर को जिस तरह से एक राइट है अपने जीवन जीने का और जितना काम वो करता है उसको उतना पैसा मिलता है, सेम वे में फीमेल को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए एंड फीमेल हैव द सेम राइट, ओके, राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड दैट मीन वेजेस, उतना उसको भी सैलरी मिलने का पूरा पूरा हक है। ओके, दैट इज गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इन इक्वालिटी। Now let's talk about what is given in fraternity. Fraternity means हो गया brotherhood. Okay, brother, sense of brotherhood means भाईचारा हम देखते हैं। It is this is possible because of system of single citizenship. Single citizenship, okay, means if you are from Jharkhand, you are from Bihar, you are from Madhya Pradesh, you are from Maharashtra, that doesn't matter. You belong to India. Your citizenship क्या है? You are not Jharkhandi, Bihari, Marathi. You are India. So single citizenship से हमें क्या मिलता है? Fraternity मिलता है। Okay, even fundamental duties that is given in Article 51A, ये भी बताता है, it's all the duty of every citizen of India to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religion, linguistic, regional और sectional diversity. ये सारी चीजों को हटाकर आपको कॉमन ब्रदरहुड का सेंस जो है वो प्रमोट करना। इट शुड नॉट बी लाइक
I will not give respect to those who are from South India. I will not give respect those who are from North East India. Okay, that doesn't matter. Okay, linguistic, religions, ये सारे चीजों को दूर करके this is a duty of every citizen India to promote harmony among the spirit of common brotherhood. Okay, जो ऐसा नहीं कि आप खुद ही भाईचारा कर रहे हो और इसको प्रमोट भी कीजिए, बताइए दूसरों को कि हाँ हमें वी शुड गिव अ रेस्पेक्ट टू एवरीवन इन आवर सोसाइटी. हमें किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि वो पार्टिकुलर कम्युनिटी से है, पार्टिकुलर रिलीजन से है. ओके, सो प्रियम्बल डिक्लेयर दैट फ्रेटर्निटी हैज एज्योर्ड टू थिंग. फर्स्ट, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री. ओके, डिग्निटी, किसी भी इंडिविजुअल का डिग्निटी होता है, उसको मेंटेन करना है, उसका अपना एक, दिस इज नॉट ओनली द राइट टू लाइफ. ओके, राइट टू लाइफ ही नहीं, जीना ही नहीं, उसको पूरे हक है कि अपने ईमानदार, अपने को एक पूरी तरह से एक इंसान की तरह जी सके. ओके, दे कैन they able to earn a good money, okay, from the society also, and unity and integrity of the nation. So this word integrity has been added to the preamble by 42nd amendment 1976. ठीक है, 1976 से ये word integrity को add किया गया है. Now let's talk about what is the significance of preamble. Preamble का significance क्या है? तो preamble का significance कहता है, preamble the it giving the basic philosophy and fundamental value of the constitution. हमारा constitution का क्या philosophy है और फंडामेंटल वैल्यूज क्या, लाइक पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस. ओके, इट इज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या टॉक अबाउट करता है, इट्स पॉलिटिकल, रिलीजियस. सो अगर हम सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के, अगर उन्होंने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिग्निफिकेंस के बारे में, उन्होंने कहा कि इट द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग. बिकॉज सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कहा जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जब वो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हो या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, इन सारे मूवमेंट में जब भी इंडिया मास मूवमेंट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उस समय जो उन्होंने ड्रीम देखा था कि व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, सो इंडिया विल बी अ टाइप ऑफ कंट्री वेयर एवरीबॉडी विल इक्वल, एवरीबॉडी विल रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजन. तो सारे चीज प्रीएम्बल बताता है उसको. ठीक है, के एम मुंशी कहते हैं इट इज इन अ ड्राफ्टिंग कमिटी, उन्होंने कहा प्रीएम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. किस तरह से हमारा कंट्री का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, आगे के समय में कैसा होगा, दैट इज गिवन बाय के एम मुंशी इज टॉकिंग अबाउट इट. पंडित ठाकुर दास ने कहा कि प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, मतलब किसी को कह नहीं सकते प्रीएम्बल को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अधूरा है. इट इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहते आत्मा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा एक कहेंगे की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खोलना, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, तो यू शुड ओपन एंड यू सी द प्रीएम्बल. It is jewel set in the constitution. It is a proper yardstick. Okay, jewel मतलब इसका कह सकते हैं कि हमारे constitution का एक ज्वेलरी है. ठीक है, it's like this is how our constitution look beautiful because of this preamble. It's a yardstick who can measure the worth of the हमारे constitution का क्या value है, अगर उसको measure करना है तो you can see the preamble, see the significance, see the what is mentioned in our preamble. अर्नेस्ट बार्कर ने कहा it is a like a keynote to the constitution. उसी तरह एम हिदायतुल्लाह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कहा प्रीएम्बल रिजेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट इज मोर देन डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन ही नहीं, इट इज अबाउट द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ले डाउन द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी. इट कंटेन्स सोलम रिजॉल्व व्हिच नथिंग बट रिवोल्यूशन कैन अल्टर. ओके, सो दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, यू मस्ट रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. ये बहुत बड़ा एक सवाल उठा हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारे ओके इंडियन पॉलिसीज के, तो उसमें क्या प्रीएम्बल को हम लोग, क्योंकि प्रीएम्बल को लास्ट में लिखा गया था, सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किया गया, तो क्या प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट वाज इन बेरी यूनियन केस 1960. रिमेंबर 1960 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल शो द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इट इज जनरल पर्पस, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक पर्पस बताता है. दस इट इज अ की टू द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, ये भी कहा, द टर्म यूज्ड इन एनी आर्टिकल और आर एम्बिगुअस और कैपेबल मोर देन वन मीनिंग, सम असिस्टेंस एट इंटरप्रिटेशन मे बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इंसिडेंट इन द प्रीएम्बल. तो बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल के बारे में कह दिया कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स, जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, चाहे वो डीपीएसपी हो, फंडामेंटल राइट हो, चाहे राइट विद द प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट हो, किसी भी आर्टिकल में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह लगे कि इसका डबल मीनिंग आ रहा है, उस समय आप प्रीएम्बल को देखिए. मतलब कि जुडिशरी जब इस बात पे डिलेमा में आ जाए कि क्या ये सही लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देन यू शुड रिफर अ प्रीएम्बल. मतलब प्रीएम्बल का इज सो इंपॉर्टेंट दैट गिव अ डायरेक्शन टू जुडिशरी
to find the conclusion, to find the exact result, what should be the correct meaning of the particular article. इतना इंपॉर्टेंस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कह दिया इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रियम्बल कितना है कि जुडिशरी जहां पर कंफ्यूज है, जहां पर जो लोग कंफ्यूजन है कि क्या आर्टिकल में दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, कहीं डबल मीनिंग आ रहा है, उस समय प्रियम्बल को देखें. और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रिमेंबर वेरी वेरी यूनियन ऑफ केस. देन बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस हुआ केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जो वेरी वेरी केस में जो अपना स्टेटमेंट दिया था दैट कंप्लीटली चेंज and said that preamble is the part of the constitution. So it observed that preamble is extreme importance of the constitution, should be read and interpreted in the light of the grand and novel vision expressed in the preamble. Again केशवानंद भारती केस में 1973 के बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि preamble is the integral part of the Indian constitution. So like any other part of the constitution, preamble was also enacted by the Constituent Assembly. क्योंकि ये ऑल्दो ये तो लास्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको अलग कर दिया जाए. दिस इज आल्सो फ्रेम्ड, ड्राफ्टेड एंड मेड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने बनाए थे इसको. जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने प्रियम्बल को लिखा, उन्होंने जाना उसको अडॉप्ट भी किया. तो इसका मतलब कि ये प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनैक्टेड. द रीजन फॉर इंसर्टिंग प्रियम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर दैट इट वाज इन कंफॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो उन्होंने कहा कि भाई प्रियम्बल आखिर लास्ट में क्यों लिखा गया, इतना छोटा सा प्रियम्बल है, इसको शुरू में लिख देना चाहिए था. क्योंकि जो भी आप काम करने जाओ उसके बारे में पहले तो डायरेक्शन आप शुरू में करते हो, तो व्हाई यू मींस ना रिटन अ प्रियम्बल एट द एंड. तो उन्होंने कहा कि जो भी हमने प्रियम्बल में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई हैं उन सारे बातों को एक समरी के रूप में हम लोगों ने प्रियम्बल में लिखा. दैट्स व्हाई इट वाज गिवन at the adopted the Constituent Assembly at the end. इसलिए इसको एंड में दिया गया. इसके बहुत एक वैलिड रीजन दिया गया why it was is given. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि the current opinion held that, अभी का जो करंट ओपिनियन क्या है कि whether preamble is a part of Indian constitution or not. So held the Supreme Court अभी बोलता है कि preamble is the part of Indian constitution. It is in a consonance with the opinion of the founding father of the constitution. Opinion of the founding father of the constitution. So however, two things should be noted here. The preamble is neither a source of power to legislature nor a provision under the power of legislature. कहता है कि preamble ऐसा कोई सोर्स नहीं देता है legislature को कि भाई this is what you have to write, this is what you have to amend the जो भी constitution में पहले से लिखा गया है, तो preamble को पढ़कर आप किसी आर्टिकल को या किसी प्रोविजन को आप डिलीट नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते. और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं देता लेजिस्लेचर को. ये दो बातें, कोई नेदर सोर्स ऑफ पावर nor a provision of upon the power of the legislature. So it is non justiciable. ये justiciable नहीं है. ऐसा नहीं कि preamble की अगर बातें अगर लागू नहीं हो रही तो you can move to the Supreme Court and High Court under Article 32 and 224. ऐसा नहीं. It is not justiciable. It is just mention कि ये हमारा constitution, ये देख लो. अगर हमारा constitution पढ़ने का टाइम नहीं है, you go and see this preamble. So amendability of the preamble क्या है? Preamble को amendment किया जा सकता है. तो ये क्वेश्चन अगेन आर्टिकल 368, दिस इज द पावर गिवन इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट, who can amend any provision of the constitution. So केशवानंद भारती केस में बोला गया whether the preamble should be amendment or not. So it was urged that preamble cannot be amended as it is not the part of the constitution. पहले बोला गया it's not the part of the constitution, so it cannot be amended. केशवानंद भारती केस में बोला गया it is a part of the constitution. So petitioner contends that the amending power article 3 cannot be used to destroy or damage the basic element or fundamental feature of the constitution which are inserted in the preamble. तो केशवानंद भारती केस किस लिए फेमस है? बेसिक स्ट्रक्चर के लिए फेमस है. केशवानंद भारती केस ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडियन के सुप्रीम पार्लियामेंट हैव अ पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट शुड नॉट append the basic structure of the constitution under article 368. So preamble is the basic structure of the constitution. This is what is given. This is mentioned. Keशwaनंद भारती case. Now the court stated that opening tendency in very very union of India जो 1960 में regarding was wrong. जो भी कहा था preamble is not the part of the constitution. Held that preamble can be amended subject to the condition that no amendment is done to the basic features. तो जो भी basic feature उसको amendment नहीं किया जा सकता, although preamble को amendment किया जा सकता. In other words, the court held that basic element or the fundamental feature of the constitution as contained in preamble cannot be altered by amendment under article 368 here. तो जो भी basic elements है, basic features हैं, उसको amendment नहीं किया जा सकता है. The preamble is amended only once in 1976 by 42nd amendment 1976 that added 3 words
socialist, secular and integrity to the preamble and this amendment was valid. तो अभी समझ में ये आना चाहिए कि केशवनाथ भारती के बोल दिया गया है कि you can't amend the basic element of the fundamental feature of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by amendment under article 368. Although 1976 में amendment हुआ था जिसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था, that is considered as a valid. Okay, जिसको valid किया जा सकता है. So this is the complete discussion of Indian preamble. Okay, जो हम लोगों ने पढ़ा. I hope this video will help you to understand what is preamble. Go through the entire chapter and solve as much MCQ. Okay, so we'll meet you in the next video. पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. Okay, thank you everyone.